हेलो एवरीवन, दिस इज़ जीरो केमिस्ट्री एंड हमारा यहाँ पर फिफ्थ चैप्टर चल रहा था द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। इसमें हमने काफ़ी चीज़ें देख ली थी, तो आज का यहाँ पर टॉपिक होने वाले हैं हमारे पास कुछ, जिसमें से सबसे पहला है टाइप्स ऑफ सेल। ठीक है, सेल्स के टाइप देखने वाले हम, कितने टाइप से सेल हो सकते हैं। तो हमको एक देखने को मिलता है प्रोकैरियोटिक सेल एंड एक है हमारे पास यूकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक सेल क्या होते हैं? तो प्रोकैरियोटिक सेल की जब भी हम बात करेंगे तो ये बहुत पुराने टाइप के सेल होते हैं जिनमें काफ़ी चीज़ें प्रेजेंट नहीं रहती हैं। ठीक है, और ये मतलब बहुत प्रिमिटिव टाइप के सेल होते हैं। प्रिमिटिव यानी कि बहुत पुराने टाइप के, जिनमें ये नई नई जो सेल ऑर्गेनेल्स थे उनका निर्माण नहीं हो पाया था। और जो यूकैरियोटिक सेल होते हैं, ये हमारे जैसे सेल होते हैं, जैसे हमारे इस बॉडी में प्रेजेंट है, जिनमें काफ़ी सारे क्या होते हैं, ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट रहते हैं। तो ये देख लेते हैं। अगर साइज़ की बात करें तो एग्जाम में साइज़ पूछा जाता है कि इनका साइज़ क्या होता है। तो प्रोकैरियोटिक सेल का साइज़ यहाँ पर 1 से 10 माइक्रोमीटर के करीब होता है। ये बात आपको याद रखनी है, आपसे डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में। फिर बात करें अगर यूकैरियोटिक सेल के साइज़ की, तो इसका साइज़ होता है 5 to 100 माइक्रोमीटर। ठीक है, 1 माइक्रोमीटर बराबर कितना होता है? 1 माइक्रोमीटर इक्वल टू होता है यहाँ पर 10⁻⁻⁶मीटर। ठीक है, तो ये बात हमको याद रखनी है। फिर आगे अगर हम बात करें यहाँ पे, तो नेक्स्ट आता है यहाँ पर न्यूक्लियस। ठीक है, तो बात करें न्यूक्लियस की, तो न्यूक्लियस प्रोकैरियोटिक सेल में एब्सेंट रहता है। प्रोकैरियोटिक सेल में क्या होता है? न्यूक्लियस एब्सेंट रहता है। ठीक है, ये बात हमें याद रखनी है। प्रोकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियस एब्सेंट रहता है। तो आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। जब न्यूक्लियस नहीं है तो न्यूक्लियोलस भी नहीं होगा। ठीक है, फिर बात करते हैं यहाँ पर सेल ऑर्गेनेल्स की, तो यहाँ पर सेल ऑर्गेनेल्स भी प्रेजेंट नहीं होते हैं। ठीक है, एब्सेंट रहेंगे। और यहाँ पर जो क्रोमोसोम प्रेजेंट रहता है वो केवल सिंगल ही देखने को मिलता है। तो ये चीज़ें आपको यहाँ पर ध्यान में रखनी है। फिर यूकैरियोटिक सेल की बात करें तो यहाँ पर न्यूक्लियस भी प्रेजेंट रहेगा, न्यूक्लियोलस भी प्रेजेंट रहेगा, एंड जो सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं वो भी प्रेजेंट रहते हैं। और क्रोमोसोम्स की बात करेंगे तो एक से ज़्यादा यहाँ पर क्रोमोसोम्स प्रेजेंट रहते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें हमको यहाँ पर याद रखनी है। आगे बढ़ते हैं। दो ये सेल के टाइप्स हमारे पास हो चुके हैं। आगे चलते हैं, सेल के डिवीजन के बारे में पढ़ते हैं कि सेल का विखंडन किस प्रकार से यहाँ पर होता है, कोशिका का विखंडन किस प्रकार से होता है। तो यहाँ पर पहली चीज़ हमको ये समझनी है कि यहाँ पर जो कोशिका है उसका डिवीज़न होता क्यों है। तो कोशिका का डिवीज़न जो होता है, सबसे पहले ग्रोथ ऑफ ऑर्गेनिज्म, यानी कि जो हमारे पास जीव होते हैं उनकी यहाँ पर ग्रोथ के लिए इसका डिवीज़न होता है। अगर हम यहाँ पर ग्रोथ हम देखते हैं कि पहला बच्चा कितना छोटा रहता है, उसका शरीर इतना बड़ा बाद में हो जाता है। तो ये किस कारण से होता है? तो उसके बॉडी में सेल डिविजन्स होते हैं, जिसके कारण उसमें ग्रोथ यहाँ पर देखने को मिलती है। फिर बात करें यहाँ पर रिप्लेसमेंट ऑफ ओल्ड डेड एंड इंजर्ड सेल। तो शरीर में जो पुराने सेल यानी कि बुरे बूढ़े हो जाते हैं सेल, सेल मर जाते हैं या फिर सेल इंजर्ड हो जाते हैं, तो उनका रिप्लेसमेंट करने के लिए भी यहाँ पर सेल डिवीज़न होता है। फिर देखते हैं यहाँ पर फोर गैमीट फॉर्मेशन। तो गैमीट यानी कि गैमीट, हमने गैमीट को समझने के लिए आप समझ सकते हैं गैमीट क्या होता है। तो आपने देखा होगा कि जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है उसमें स्पर्म्स होते हैं। ठीक है, स्पर्म्स होते हैं, एंड जो फीमेल यहाँ पर रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है उसमें यहाँ पर क्या होता है? ओवम। तो ये चीज़ें हमको देखने को मिलती है। तो यही क्या होते हैं? इन्हीं को कहा जाता है गैमीट। गैमीट क्या है? रिप्रोडक्शन जो प्रोसेस होती है उसके यहाँ पर एक पार्ट होते हैं। ठीक है, तो गैमेट यहाँ पर आपको देखने को समझ में आ चुका होगा गैमेट क्या होता है। गैमेट यानी कि जैसे स्पर्म हो गया या ओवम हो गया। तो अगर हम बात करें यहाँ पर मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की, तो उसमें जो गैमेट होते हैं स्पर्म्स एंड ओवम होते हैं। फिर बात करते हैं अगर यहाँ पर, तो ये तो हमारे पास रीजन ऑफ डिवीज़न, डिवीज़न जो यहाँ पर सेल का डिवीज़न होता है उसके कारण ये हैं। इन चीज़ों के लिए यहाँ पर सेल का डिवीज़न होता है। ये कितने प्रकार से हो सकता है? तो ये हो सकता है हमारे पास माइटोसिस एंड मायोसिस, दो टाइप से यहाँ पर हो सकता है। इनको वन बाय वन समझने का प्रयास करते हैं कि माइटोसिस क्या होता है, मायोसिस क्या होता है। तो आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर समझते हैं माइटोसिस क्या होता है। तो माइटोसिस जो यहाँ पर क्या है, एक प्रोसेस है सेल डिवीज़न की। किस तरीके से होता है? तो यहाँ पर हमारे पास प्रेजेंट रहता है एक डिप्लॉइड सेल। डिप्लॉइड सेल क्या होता है? डिप्लॉइड सेल यानी कि टू सेट ऑफ क्रोमोसोम्स, टू सेट्स ऑफ क्रोमोसोम्स। क्रोमोसोम्स के दो सेट यहाँ पर प्रेजेंट रहते हैं। यहाँ पर बात करें अगर डिप्लॉइड सेल की, डिप्लॉइड सेल क्या होता है? डिप्लॉइड सेल यानी कि टू सेट ऑफ क्रोमोसोम्स जिस सेल में रहते हैं, तो ये हमारे पास डिप्लॉइड सेल होता है। फिर यहाँ पर क्या होता है? डीएनए का रेप्लिकेशन होता है। डीएनए का रेप्लिकेशन होता है यहाँ पर, तो अपने जैसे यहाँ पर दो और सेट बना देता है क्रोमोसोम्स के। ठीक है, तो रेप्लिकेशन क्या होता है? डीएनए रेप्लिकेशन यहाँ पर हो रहा है, तो यहाँ पर दो और सेट बन जाएंगे क्रोमोसोम्स के। फिर यहाँ पर हमको उसके बाद एक और स्टेप यहाँ पर देखने को क्या मिलेगा? तो इस यहाँ पर सेल डिवीज़न में क्या होगा? यहाँ पर जो ये सेट बने थे यहाँ पर चार, अब वो दो दो में यहाँ पर
टूट जाएंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, वन सेल डिवीज़न अकर्स। तो एक ही बार यहाँ पर सेल डिवीज़न होता है ये वाला। ठीक है, यहाँ पर क्या हुआ, ये डीएनए रेप्लिकेशन हुआ, डीएनए रेप्लिकेशन, डीएनए रेप्लिकेशन। तो डीएनए रेप्लिकेशन के बाद यहाँ पर क्या होता है, एक ही प्रोसेस, एक ही बार यहाँ पर सेल डिवीज़न होता है। तो यहाँ पर क्या हो गया, सेल डिवीज़न हो गया। और जो यहाँ पर ये बने ये हैं, अगर मैं बात करूँ, ये मेरे पास क्या था, ये पेरेंट सेल था, दिस वाज पेरेंट सेल। एंड उसके बाद यहाँ पर क्या बने हैं, ये यहाँ पर बन गया हमारे पास डॉटर सेल, ये बन गया हमारे पास डॉटर सेल। तो ये हमको इतनी बात समझ में आती है। तो अब हमको देखना है यहाँ पर कि यहाँ पर क्या होता है, सिर्फ एक ही सेल डिवीज़न होता है। तो यहाँ पर हमको देखने को मिल रहा है एक ही बार सेल का डिवीज़न हो रहा है। तो दो सेल यहाँ पर बन रहे हैं, डॉटर सेल। तो हमको याद रखना है माइटोसिस में क्या होता है, सिर्फ एक ही बार यहाँ पर सेल डिवीज़न होता है। क्या बनते हैं यहाँ पर, दो नए डॉटर न्यूक्लियाई बनते हैं, दो नए डॉटर न्यूक्लियाई बनते हैं। और अगर बात करें डॉटर न्यूक्लियाई की बात करूँ, डॉटर सेल्स बनते हैं, डॉटर कोशिकाएं। ठीक है, तो यहाँ पर डॉटर सेल्स यहाँ पर बनती हैं, कितने बनती है, दो बनते हैं। दोनों के दोनों कैसे रहेंगे, दोनों के दोनों डिप्लॉयड रहेंगे। डिप्लॉयड यानी कि दो सेट ऑफ क्रोमोसोम इसमें भी रहेंगे, दो सेट ऑफ क्रोमोसोम इसमें भी रहेगा। ठीक है, तो बनने वाले जो डॉटर क्या है, सेल्स हैं, वो भी कैसे बनेंगे, यहाँ पर डिप्लॉयड बनेंगे। पेरेंट सेल कैसा था, वो भी डिप्लॉयड था। बात करते हैं अगर यहाँ पर डॉटर सेल जो बने हैं वो आइडेंटिकल रहेंगे, यानी कि एक जैसे ही दोनों सेल यहाँ पर बनते हैं। जो डॉटर सेल दोनों के दोनों बने हैं वो कैसे हैं, आइडेंटिकल है, एक जैसे बनते हैं। और ये कहाँ पर देखने को मिलता है, तो ये सेल कहाँ पर बनते हैं, तो जैसे ग्रोथ, जहाँ पर ग्रोथ होनी होती है और जहाँ पर रिपेयर करना होता है टिश्यूज़ को, तो वहाँ पर इस तरीके का क्या होता है, सेल डिवीज़न देखने को मिलता है। आई थिंक माइटोसिस आपको समझ में आया होगा कि माइटोसिस क्या होता है। तो माइटोसिस में क्या देखा हमने, पेरेंट सेल होता है। पेरेंट सेल कैसा होता है, पेरेंट सेल होता है डिप्लॉयड। ठीक है, पेरेंट सेल डिप्लॉयड होता है, वहाँ पर हमको डीएनए रेप्लिकेशन देखने को मिलता है। फिर डीएनए जब रेप्लिकेशन होगा, उसके बाद यहाँ पर सेल डिवीज़न होगा। डीएनए रेप्लिकेशन के बाद जो हमको यहाँ पर सेल मिला उसका क्या होगा, सेल डिवीज़न होगा। तो हम बात करते हैं अगर यहाँ पर, तो कितनी बार सेल डिवीज़न हुआ, केवल एक ही बार यहाँ पर सेल डिवीज़न होता है। ये बात हमको याद रखनी है। और जो सेल डिवीज़न के बाद डॉटर डॉटर सेल्स बने हैं, वो कैसे बनते हैं, तो वो डिप्लॉयड बनते हैं, यानी कि उनमें भी टू सेट ऑफ क्रोमोसोम्स प्रेजेंट रहेगा। फिर बात करें अगर ये कैसे बनते हैं, तो ये दोनों के दोनों आइडेंटिकल ही बनते हैं। दोनों दोनों सेल्स कैसे बने होते हैं, आइडेंटिकल बने होते हैं। और ये कहाँ पर बनते हैं, जहाँ पर ग्रोथ होनी होती है और टिश्यूज़ का रिपेयर होना होता है, वहाँ पर इस तरीके का सेल डिवीज़न देखने को मिलता है। ये चीज़ें आपको याद रखनी है। आगे बढ़ते हैं, सेकेंड टाइप ऑफ सेल डिवीज़न, दैट इज़ मायोसिस। मायोसिस क्या होता है, तो हम बात करते हैं, हमारे पास एक पेरेंट सेल था। पेरेंट सेल कैसा था, तो डिप्लॉयड पेरेंट सेल था, डिप्लॉयड पेरेंट सेल। डिप्लॉयड पेरेंट सेल का मतलब समझ में आता होगा आपको, अभी मैंने बताया कि डिप्लॉयड पेरेंट सेल क्या होता है, जिसमें टू सेट ऑफ क्रोमोसोम्स प्रेजेंट रहते हैं। फिर हमको पता है यहाँ पर क्या होता है, रेप्लिकेशन होता है, डीएनए रेप्लिकेशन होता है, डीएनए रेप्लिकेशन यहाँ पर होगा, डीएनए रेप्लिकेशन यहाँ पर होगा, क्योंकि डीएनए भी तो देना है सबको। पेरेंट सेल का डीएनए यहाँ पर हमको जो डॉटर बनने वाली हैं उनको यहाँ पर डीएनए भी तो प्रोवाइड कराना है, तो यहाँ पर डीएनए का रेप्लिकेशन होगा। ठीक है, अपने जैसा डीएनए यहाँ पर बांटेगा वो सबको। फिर बात करते हैं यहाँ पर, डीएनए रेप्लिकेशन हो गया तो उसके बाद यहाँ पर एक सेल डिवीज़न यहाँ पर हो जाता है। तो एक सेल डिवीज़न होगा तो यहाँ पर दो क्या बनेंगे, दो सेल बनेंगे। फिर यहाँ पर जो दो सेल बनते हैं वो फर्दर यहाँ पर एक और डिवीज़न होता है, उसके बाद एक और डिवीज़न होगा। तो एक और डिवीज़न होने के बाद यहाँ पर चार डॉटर सेल हमको देखने को मिलते हैं। तो एक और डिवीज़न जब यहाँ पर होगा तो यहाँ पर चार क्या बनेंगे, डॉटर सेल्स बनेंगे। कितने, चार डॉटर सेल बनेंगे। और ये डॉटर सेल जो बने हैं यहाँ पर क्या रहेगा, वन सेट ऑफ क्रोमोसोम्स प्रेजेंट रहता है, वन सेट ऑफ क्रोमोसोम्स। तो यहाँ पर कितने सेट ऑफ क्रोमोसोम्स रहेंगे, वन सेट ऑफ क्रोमोसोम्स रहेंगे। सबके पास क्या रहेगा, एक एक सेट ऑफ क्रोमोसोम्स रहेगा। तो जिसमें एक सेट ऑफ क्रोमोसोम्स प्रेजेंट रहता है उनको कहा जाता है हैप्लॉइड सेल। उनको क्या कहा जाता है, उनको कहा जाता है हैप्लॉइड सेल। तो हैप्लॉइड सेल क्या होता है, जिनमें वन सेट ऑफ क्रोमोसोम्स प्रेजेंट रहते हैं उनको कहा जाता है यहाँ पर हैप्लॉइड सेल। तो अगर बात करें अब यहाँ पर, तो कितने सेल डिवीज़न यहाँ पर होते हैं, तो यहाँ पर दो सेल डिवीज़न होते हैं। कितने डॉटर सेल का फॉर्मेशन होता है, तो यहाँ पर चार डॉटर सेल का फॉर्मेशन होता है। चार क्या होता है यहाँ पर, डॉटर सेल का फॉर्मेशन होता है, एक दो तीन और चार। फिर बात करें ये डॉटर सेल कैसे बनते हैं, तो यहाँ पर हैप्लॉइड बनते हैं। किस तरीके के बनते हैं, हैप्लॉइड। और हैप्लॉइड क्या होता है, हैप्लॉइड यानी कि वन सेट ऑफ क्रोमोसोम जिनके पास प्रेजेंट रहेगा। तो यहाँ पर हैप्लॉइड डॉटर सेल बनते हैं। ये सेल कैसे रहते हैं, तो ये सब के सब सेल डिफरेंट रहते हैं। ये सारे क्या बने, जो ये डॉटर
क्या बने, डॉटर सेल बने थे हमारे पास। ये सारे के सारे सेल कैसे रहते हैं, यहाँ पर ये डिफरेंट रहते हैं, आइडेंटिकल नहीं रहते हैं। जबकि यहाँ पर माइटोसिस जो था, माइटोसिस में जो बनने वाले दो डॉटर सेल थे वो कैसे रहते थे, आइडेंटिकल रहते थे। यहाँ पर मायोसिस में कैसे डॉटर सेल प्रेजेंट रहेंगे, तो यहाँ पर होंगे ये डिफरेंट। तभी तो हम देखते हैं कि जो यहाँ पर क्या होते हैं, बच्चे पैदा होते हैं सब एक दूसरे से क्या रहते हैं, डिफरेंट रहते हैं, कोई आइडेंटिकल नहीं होते हैं। आई बात समझ में। फिर यहाँ पर बात करें ये कहाँ पर होता है, तो अकर्स फॉर गैमीट फॉर्मेशन, तो हमने देखा था गैमीट होते हैं जो, उनके फॉर्मेशन में ये देखने को मिलता है। आई थिंक ये बात आपको समझ में आ गई होगी कि सेल डिवीजन कितने प्रकार का होता है और किस तरीके से हम इनको समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है, और यहाँ पर हमको, यहाँ पर जो क्वेश्चन पूछा जाए अगर इस एग्जाम में इससे रिलेटेड, तो आप इन क्वेश्चंस को कर पाएंगे। आगे बढ़ते हैं। एक टॉपिक आता है हमारे पास एंडोसाइटोसिस। ये एंडोसाइटोसिस क्या होता है, तो एंडोसाइटोसिस की बात करें तो ये क्या है, एक एक्टिव ट्रांसपोर्ट का क्या है मीडियम है। यहाँ पर एक्टिव ट्रांसपोर्ट का प्रोसेस है। इसमें क्या होता है, तो यहाँ पर होता है मूवमेंट ऑफ पार्टिकल इनटू द सेल फ्रॉम एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से यहाँ पर मूवमेंट होता है पार्टिकल का, कहाँ, सेल में, इनटू द सेल। तो यहाँ पर बात करें एक्टिव ट्रांसपोर्ट क्या होता है, पहले इसको समझो। एक्टिव ट्रांसपोर्ट यानी कि जहाँ पर एनर्जी का रिक्वायरमेंट हो, इसको जिसको किसी प्रोसेस को करने के लिए क्या हो, एनर्जी रिक्वायरमेंट हो। यानी कि अगर हम जैसे कोई काम कर रहे हैं तो हमारी बॉडी क्या करती है, एनर्जी लूज करती है। तो ऐसे ही ये क्या है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट का प्रोसेस है। यानी कि देखो, एक्टिव और पैसिव दो तरीके के प्रोसेस होते हैं। जैसे हमने देखा था कि सेल जैसे ऑस्मोसिस करती है, तो ऑस्मोसिस क्या था, हमारे को देखने को मिला था स्पॉन्टेनियस प्रोसेस था, वहाँ पर कोई एनर्जी प्रोवाइड हमको कराने की ज़रूरत नहीं पड़ी। तो वो प्रोसेसेस कैसी होती हैं, वो होती है स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, जिनमें क्या नहीं होता, जिनमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होती, जो अपने आप हो जाती है, स्वतः ही हो जाती हैं। जैसे ऑस्मोसिस डिफ्यूजन, वो अपने आप हो जाती है, वहाँ पर कोई एनर्जी लॉस नहीं करता है सेल। तो वो पैसिव क्या थे हमारे पास, प्रोसेसेस थे, पैसिव पैसिव ट्रांसपोर्ट था। ठीक है, अब यहाँ पर अगर बात करें एक्टिव ट्रांसपोर्ट की, तो ये वो प्रोसेस होते हैं जिसमें क्या होते हैं, एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, एनर्जी लूज करता है सेल। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाता है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट का मेथड है, क्या है ये, एंडोसाइटोसिस जो है एक्टिव ट्रांसपोर्ट प्रोसेस है। तो यहाँ पर क्या देखने को मिलता है, मूवमेंट देखने को मिलता है पार्टिकल का, कहाँ से, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से सेल के अंदर। देखो जैसे यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि अब यहाँ पर क्या हो गया, एंडोसाइटोसिस हमको समझ में आया। अब ये भी दो टाइप्स हो सकता है, एक तो हमारे पास क्या है, फैगोसाइटोसिस, फैगोसाइटोसिस, एंड सेकंड वन इज पिनोसाइटोसिस, सेकंड वन इज पिनोसाइटोसिस, पिनोसाइटोसिस ठीक है, तो फैगोसाइटोसिस यानी कि क्या होता है, तो ये सेल का खाने का प्रोसेस है, सेल ईटिंग प्रोसेस, सेल किस तरीके से खाना खाता है वो प्रोसेस है। जैसे फैगोसाइटोसिस हम बात करें अगर, तो अमीबा एक क्या होता है, ऑर्गेनिज्म है। तो अमीबा कैसे खाना खाता है, तो अमीबा को फूड पार्टिकल दिखेगा यहाँ पर, जैसे रेड वाला पार्ट आपको फूड पार्टिकल दिख रहा है। तो ये क्या करेगा, ये इस फूड पार्टिकल को यहाँ पर खाने का प्रयास करेगा। तो कैसे, इसके पास सेल मेम्ब्रेन, ये इसका सेल मेम्ब्रेन है। तो सेल मेम्ब्रेन अपने आप को कुछ इस तरीके से अरेंज कर देता है, कुछ इस तरीके से अरेंज करता है कि उसके बाद इसको वो अपने अंदर ले लेता है। ठीक है, तो इसको कहा जाता है कि ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या कर रहा है, इन्वेजिनेट कर रहा है। इस तरीके से इसको क्या कहा जाता है, इसको कहा जाता है कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो क्या कर रहा है, इन्वेजिनेट कर रहा है। फिर यहाँ पर ये क्या करेगा, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन इसको अपने अंदर ले लेगी, अपने अंदर ले लेगी। तो यानी कि अब यहाँ पर क्या होने लग गया, एक फूड का वैक्यूल बनने लग गया। कहाँ, सेल के अंदर, सेल के अंदर क्या होने लग गया, एक फूड का वैक्यूल बनने लग गया। और यहाँ पर पूरी तरीके से वो वहाँ पर सेल के अंदर आ चुका है। फिर ये सेल के अंदर आते ही वैक्यूल का फॉर्मेशन तो हो गया। फिर ये क्या करता है, ये लाइसोसोम, ये जो आपको ये पार्टिकल्स दिख रहे हैं यहाँ पर, ये छोटे छोटे पॉइंट दिख रहे हैं, तो ये क्या है, लाइसोसोम। और लाइसोसोम क्या होता है, जिसके अंदर डाइजेस्टिव एंजाइम्स वगैरह रहते हैं। तो लाइसोसोम के साथ फ्यूज होने लग जाता है, उसके बाद ये मर्ज होने लग जाएगा किसके साथ, लाइसोसोम के साथ। कौन, वैक्यूल, जो यहाँ पर फूड का वैक्यूल बना था वो लाइसोसोम के साथ यहाँ पर ऐड होने लग जाएगा, मर्ज होने लग जाएगा। और फिर धीरे धीरे करके वो इसको पचा देगा और उसके बाद ये पच जाएगा यहाँ पर। तो डाइजेशन ऑफ फूड पार्टिकल, तो ये प्रोसेस क्या है, ये फैगोसाइटोसिस हमारे पास प्रोसेस है। ठीक है, आई थिंक आपको फैगोसाइटोसिस समझ में आया होगा कि इसमें किस तरीके से होता है। पहले क्या होगा, एक फूड पार्टिकल रहेगा, यहाँ पर प्लाज्मा मेम्ब्रेन इन्वेजिनेट करेगी इसको। ठीक है, इस तरीके को घेर लेगी इसको, उसके बाद इसको अपने अंदर ले लेगी। तो जब इसको अपना अंदर ले लेगी तो उसको कहेंगे यहाँ पर वैक्यूल का फॉर्मेशन हो चुका है। वैक्यूल का फॉर्मेशन होने के बाद ये जो वैक्यूल है वो मर्ज हो जाएगा किसके साथ, लाइसोसोम के साथ। और लाइसोसोम के अंदर क्या होते हैं, डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं। जब इसके साथ डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं तो वो इसको डाइजेस्ट कर लेते हैं, किसको, फूड पार्टिकल्स को। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, फैगोसाइटोसिस हो जाएगा। फिर इसके बाद क्या होता है, सेकेंड टाइप हमने देखा पिनोसाइटोसिस, यानी कि खान उसके, फैगोसाइटोसिस तो उसके खाने की प्रोसेस थी, लेकिन जो ये पिनोसाइटोसिस है ये क्या है, उसके पीने की प्रोसेस है। ठीक है, ये ड्रिंकिंग प्रोसेस है सेल की। तो इस तरह यहाँ पर जैसे हमारा मेम्ब्रेन है,
मेम्ब्रेन क्या करेगा, यहाँ से फ्लूइड रहेंगे हमारे पास, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड्स। ये क्या है, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड्स हैं, यानी कि जो उसके सेल के बाहर फ्लूइड प्रेजेंट रहेंगे और उसको ज़रूरत है सेल को, तो वो क्या करेगी, यहाँ से इनको अपने अंदर ले लेगी। तो यहाँ पर इस तरीके से मेम्ब्रेन रहेगा, और फिर ये मेम्ब्रेन क्या करेगी, यहाँ पर बंद होके क्या बन जाएगी, यहाँ पर उसको अपने अंदर बंद कर लेगी। तो यहाँ पर एक वेसिकल का निर्माण हो जाएगा। ठीक है, वेसिकल भी हमको पता है क्या होता है, वैक्यूल की तरह होता है। ठीक है, तो वेसिकल यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक बंद गोला टाइप का होता है जिसके अंदर यहाँ पर फ्लूइड प्रेजेंट रहता है, तो ये वेसिकल हो जाएगा। तो वेसिकल का निर्माण यहाँ से हो जाएगा। तो ये क्या है, पिनोसाइटोसिस। तो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड इज टेकन इनटू सेल, तो इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है, पिनोसाइटोसिस। पिनोसाइटोसिस यानी कि सेल के पीने की प्रोसेस है। पीनो से याद रख लेना, सेल के पीने की प्रोसेस। फैगोसाइटोसिस क्या था, सेल के खाने की प्रोसेस। तो इस तरीके से इसको हम समझ सकते हैं। फिर एक इसके बाद एक टॉपिक और आता है, दैट इज एक्सोसाइटोसिस। अब एक्सोसाइटोसिस क्या होता है, अभी हमने देखा एंडोसाइटोसिस में क्या होगा, पार्टिकल्स का मूवमेंट होता है सेल के बाहर से सेल के अंदर। एक्सोसाइटोसिस क्या होगा, जो पार्टिकल्स का मूवमेंट रहेगा वो कहाँ से, सेल के अंदर से एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में यहाँ पर मूवमेंट रहेगा। इसको यहाँ पर सेल वोमिटिंग भी कहा जाता है। जैसे हम क्या करते हैं, वोमिटिंग करते हैं ना, तो हमारी बॉडी से बाहर निकलता है पदार्थ। ठीक है, तो उसी तरीके से यहाँ पर इसको कहा जाता है कि ये सेल के वोमिटिंग की प्रोसेस है। तो आपको यहाँ पर अगर पूछा जाए कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज सेल वोमिटिंग प्रोसेस, तो आप यहाँ पर एक्सोसाइटोसिस पे टिक करके आएंगे। तो यहाँ पर क्या क्या चीज़ें यहाँ पर वोमिट करती है, तो वोमिटेड पार्टिकल्स आर अनडाइजेस्टेड रेसिड्यू। तो जो अभी तक उसने खाया था, जैसे अमीबा ने कुछ खाया था फूड, उसमें से जो चीज़ें पचानी थी वो तो पच गई, कुछ चीज़ें बच गई। ठीक है, जिनको वो पचा नहीं पाया, तो वो उसका रेसिड्यू बच गया, अवशेष बच गए, तो उनको बाहर तो निकालना है उसको। तो उनको बाहर निकालने के लिए क्या प्रोसेस होगी, एक्सोसाइटोसिस प्रोसेस होगी। ठीक है, इसमें और चीज़ों जैसे एंजाइम हो गए, तो एंजाइम्स को अगर उसको बाहर निकालना है तो एंजाइम्स को भी वो बाहर निकाल सकते हैं। जो हार्मोन होते हैं, तो इस प्रोसेस से किन किन चीज़ों को बाहर निकालता है, तो एक तो अनडाइजेस्टेड रेसिड्यूज को बाहर निकालता है, एंजाइम्स को बाहर निकालता है, और हार्मोन्स को बाहर निकालता है। कौन से प्रोसेस से, यहाँ पर एक्सोसाइटोसिस से। ठीक है, तो यहाँ पर देख लो, जैसे यहाँ पर न्यूली फॉर्म्ड क्या होगा, वेसिकल्स बने यहाँ पर कंटेनिंग वेस्ट, जिसमें वेस्ट है, वेस्ट प्रेजेंट रहेगा, उनका वेसिकल्स बनेंगे, तो उसको बाहर ले जाएगा मेम्ब्रेन के सामने। फिर मेम्ब्रेन के सामने रहेगा, फिर मेम्ब्रेन यहाँ पर खुल जाएगा। मेम्ब्रेन जैसे यहाँ पर खुल जाएगा तो रिलीज कर देगा इन चीज़ों को, जो वेस्ट था यहाँ पर, वेस्ट को यहाँ पर रिलीज कर देगा। तो ये प्रोसेस क्या कहलाती है, एक्सोसाइटोसिस कहलाती है। तो दैट इज हमारे पास ये चैप्टर हो चुका है पूरा, द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। हमने इसमें जितने टॉपिक्स थे एनसीईआरटी में दिए हुए, वो सारे के सारे यहाँ पर डिस्कस कर लिए हैं। इन टॉपिक्स को आप पढ़ते रहिए। ठीक है, अब अगले जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें हम क्या करेंगे, जो इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज बन सकते हैं उनको हम डिस्कस करेंगे। और तब तक आप लोग पढ़ते रहिए, मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में।